हीट टेम्परेचर के बाद विल बी मूविंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो आपके हिसाब से व्हाट इज हीट? व्हाट इज हीट? वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मल प्रॉपर्टीज। काम करती है, क्या काम करती है? व्हाट इज हीट? क्या काम करती है, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, टेम्प ओके, क्या काम करती है, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पे क्या काम करती है? आपने बोला काम करती है, तो व्हाट वर्क डज इट डू? टेम्परेचर बढ़ा देती है। ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट, अगर आपके पास एक बर्फ का पीस है, ठीक है, उसको आप हीट करोगे तो पानी बन जाएगी, राइट? अब वो पानी मतलब इनिशियली जो पानी बनेगा दैट विल बी एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपने तो हीट दी, लेकिन पानी अभी भी 0 डिग्री पे है, तो हीट तो नहीं हुई होगी। तो देखो हमें, बोलो बोलो। काइनेटिक एनर्जी कौन सी पढ़ाई इसने? ओ, हाँ, यहाँ पे आई बात, वेरी गुड। तो ओके, सो बेसिकली व्हाट हीट इज, पहले एक बार थोड़ा मैक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं, मतलब ऊपर से अगर हम देखें हीट को तो क्या समझेंगे, देन विल गो टू द माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है? तो हीट क्या होता है, अगर आप डिफाइन करने पे आए तो विल से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज, काम नहीं करेगी, ब्रदर, विल से दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हॉटर, फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्ड कूलर बॉडी, ठीक है? अगर एक बॉडी आपके पास है विच इज हॉटर, so at suppose T higher, and you have a body at temperature, at some lower temperature, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो हीट, जो भी एनर्जी फ्लो करेगी दैट इज हीट, ठीक है? और मतलब बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण जो एनर्जी ट्रांसफर होती है दैट इज नोन एज हीट। फ्लो ऑफ एनर्जी वी कांट से, बट एनर्जी दैट, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि अ बॉडी एट हॉटर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट कूलर टेम्परेचर जो फ्लो करेगी दैट इज हीट, ठीक है? हाँ, और इफ यू टॉक अबाउट, मतलब ये था हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू, लाइक अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, ठीक है? बट फंडामेंटली हीट क्या होती है, जो आपने बिल्कुल सही बताया था काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। सो 0 केल्विन पे ऑल मोशंस आर, मतलब ऑल मोशन इज स्टैंड स्टिल, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है 0 केल्विन पे, स्टैंड स्टिल, एकदम शांत है सब कुछ, नथिंग इज मूविंग 0 केल्विन पे, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है? कोई मोशन नहीं हो रहा, ऑल्दो इट्स हार्ड टू रीच दैट टेम्परेचर, बट हाँ, उस टेम्परेचर पे द मोशन इज स्टैंड स्टिल, एकदम रुका हुआ मोशन, ठीक है? हम उसको जब हीट अप करते हैं, हमारा रूम टेम्परेचर जो आता है 27 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे आने के कारण उसके पास बहुत एनर्जी होती है अभी, लाइक द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो आपके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी, तभी ये 300 केल्विन ऊपर आए हैं, ठीक है? तो वो टेम्परेचर आने के कारण उनके पास जो एनर्जी आती है दैट इज एक्चुअली हीट, ठीक है? अगर हम किसी गलत गर्म बर्तन को हाथ लगाते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, हमें जो, लाइक यहाँ पे जो लगता है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट वी कैन फील इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, और मतलब लार्ज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द स्टील या एल्यूमिनियम, जिसका भी पतीला बना आपका, मतलब जब, ओके, सो 0 केल्विन पे कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है? आपने टेम्परेचर कर दिया सपोज 10 केल्विन, तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब अ वेरी फ्यू ऑफ देम विल गेन सम एनर्जी, और वो एनर्जी आने के कारण रैंडम मोशन करेंगे, ठीक है? आपने यही टेम्परेचर 100 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है? पहले क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर आया, देन ज्यादा मॉलिक्यूल्स का आया, एंड देन बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है तो रैंडमनेस भी इंक्रीज होती रहेगी, सो देयर एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, ठीक है? तो जो टेम्परेचर, मतलब जो हमारी हीट है दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और द मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, हीट अपने आप में कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट द काइनेटिक एनर्जी, तभी हम इसको एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू कि इंडिविजुअली पार्टिकल्स के लेवल पे क्या हो रहा है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है दैट मीन्स उसके अंदर से आपने जो मतलब ऑब्वियसली बात है, किसी को ठंडा करना तो उससे और ठंडी चीज आपको लानी पड़ेगी। सो बेसिकली यहाँ से गर्मी यहाँ गई है। ठीक है, आपके पास बर्फ थी, लेट्स टॉक अबाउट द फूड आइटम्स। आपके पास कोल्ड ड्रिंक है, रूम टेम्परेचर पे है, बाहर से लेके आए हो। ठीक है, आपको इसको ठंडा करना है तो फ्रिज के अंदर रखते हो, फ्रिज के अंदर इससे भी कम टेम्परेचर पे एक गैस है, कूलेंट है, R32 जो भी उसका मटेरियल होता है, वो इसको इसको इससे कॉन्टैक्ट में आता है, ये कोल्ड ड्रिंक अपनी हीट इसको दे देती है। ठीक है, एंड देयरफॉर इट बिकम्स कूलर, और वो ठंडी हो जाती है। हीट, वो एनर्जी आपकी गैस जो, देखो क्या है कि सपोज इफ दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर आपने रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ठीक है, तो इसके फ्रिज के अंदर बोलते हैं ना, फ्रिज की गैस खत्म हो गई है, तो व्हाट इज दैट गैस, फ्रिज के अंदर एक गैस होती है R32, आई डोंट नो अभी आती है इस नाम से या पहले आती थी, बट देयर इज अ गैस नेम R32, जो आपने सुना होगा CFC एंड ऑल, इस R32 के अंदर शायद ये भी हो। हाँ, नाउ दीज आर बैंड, नाउ दीज आर बैंड, लेकिन असल में मतलब क्या है, एक गैस होती है जो आप फ्रिज खोलते हो, गैस नहीं है बाहर आती है। ठीक है, तो दैट गैस इज R32। ठीक है, पीछे कंप्रेसर लगा होता है तो वो इस गैस को ठंडा करता रहता है। ठीक है, और ये गैस जब आपके बर्तन के कांटेक्ट में आती है या फिर किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के कांटेक्ट में आती है, तो ऑब्वियसली दिस इज एट हॉट टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे है 300 केल्विन पे, अंदर टेम्परेचर आपका कितना है 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इससे कांटेक्ट में आती है गर्म चीज से ठंडी चीज में, मतलब R32 के अंदर हीट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ओके। कंप्रेसर एग्जैक्टली क्या करता है, देखो नाम क्या है कंप्रेसर आपका। ठीक है, आपने देखा भी होगा एसी का जो बाहर, अगर आपने स्प्लिट एसी के बाहर देखा है तो कई बार बर्फ जम जाती है, छोटी छोटी जगह पे बर्फ जम जाती है, कई बार कंप्रेसर के ऊपर भी बर्फ जम जाती है अगर बारिश वाला मौसम हुआ तो। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज, आपने एक चीज को कंप्रेस किया, कंप्रेस होने पे कंप्रेस होते ही जस्ट थोड़े से अगर छेद से अगर आप उस गैस को निकालोगे तो इट विल ट्राई टू एक्सपैंड वास्टली। ठीक है, और यहाँ पे वो कूल डाउन हो जाती है, एंड अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग इज देयर इसके पीछे की, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है, बट हाँ प्रिंसिपल ये है, पहले कंप्रेस करो और फिर एकदम से छोटे से छेद से उसको एक्सपैंड होने दो, जैसे ही कंप्रेस होगी तो वो ठंडी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही रीजन है। ठीक है, हाँ, तो है मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंप्रेस करके ठंडा मतलब एक्सपैंड होने देना, उसके बाद एग्जैक्टली इंजीनियरिंग क्या है दैट आई एम नॉट अवेयर, कि क्या मशीनरी लगती है, कितना करने देते हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ R32, दैट आई एम नॉट अवेयर, ना ही हमारे काम आती है। तो बेसिक फंडामेंटल यही है कि कंप्रेस किया, फिर ठंडा होने एक्सपैंड होने दिया एकदम से, देन इट कूल्स डाउन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब ये चीज़ आपका टास्क है, बिकॉज आपके दिमाग में क्वेश्चन आया है, सो यू शुड चेक दिस थिंग, एंड कुछ अगर चेंजेस होते हैं, अगर आपको कोई नई चीज़ मिले तो विल डिस्कस इट। ठीक है, ओके, सो इतना क्लियर आ गया। पहले जीरो केल्विन में नो मोशन, देन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, बेसिकली आप अपने मोलिक्यूल्स की रैंडमनेस को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, इधर उधर भागते रहेंगे ऐसे रैंडमली। ठीक है, एंड देन वी आर एट whenever वी आर एट 300 केल्विन, आपके पास लाइक रूम टेम्परेचर पे जब आप आते हो तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास अब रैंडमनेस है। ठीक है, देयरफॉर दे हैव सम हीट, मतलब इट्स नॉट गुड टू से उनके पास हीट है, बट दे आर एट अ हॉटर टेम्परेचर। ठीक है, तो इस हॉटर टेम्परेचर का मतलब क्या है, बेसिकली उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी, दोबारा बोलो, रूम टेम्परेचर,
नहीं, रूम टेम्परेचर मतलब बेसिकली केमिस्ट्री में नहीं है आपका ये 300 केल्विन। रूम टेम्परेचर मतलब हमारे आस पड़ोस का 25 डिग्री 27 डिग्री, नथिंग। देखिए हमारे लिए इट्स नॉट अ फिक्स वैल्यू, केमिस्ट्री में इट इज़ अ फिक्स वैल्यू बिकॉज आपको रिएक्शन करनी है। हमारे लिए इट्स 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा ओके मे बी, तो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, अगर आपका वो नहीं हुआ तो मे बी नहीं। ठीक है यार, देखो इट्स बीन लॉन्ग टाइम आई हैव रेड केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं मतलब आपके में ये बात आएगी कि व्हाट इज दिस थिंग, मतलब रूम टेम्परेचर के बारे में आता है, पर एनटीपी एसटीपी नहीं आता आपके में, नॉर्मल। हाँ, तो एक होता है शायद 25 डिग्री सेल्सियस, जीरो मतलब 1 atm, और एक होता है शायद 27 डिग्री। अच्छा, तो यार वो मे बी सिलेबस से हट चुका हो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट हाँ, 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस ये दो आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो मतलब इट्स नॉट लाइक 300 केल्विन पे, 3000 केल्विन पे जाओगे तो और आपकी टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, दैट मीन्स और ज़्यादा रैंडमनेस आ चुकी है, और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल के पास, दैट इज इट। ठीक है, सो बेसिकली हीट क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और द आयंस वट एवर द पार्टिकल्स आर जिस भी मीडियम के हैं। एंड मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इट इज द एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट हॉटर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, ओके ऑल राइट, सो वी हैव अच्छा, अब टेम्परेचर क्या आएगा, हाउ डू वी डिफाइन टेम्परेचर, हाउ डू वी डिफाइन टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ बाय विच यू मेजर द टेम्परेचर, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को जब आप मेजर करते हो जिस भी स्केल पे, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, सो टेम्परेचर क्या डिफाइन करोगे आप, दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम हो या बॉडी हो वट एवर। ठीक है, सो दिस इज द डिग्री ऑफ, हाँ दोबारा बोलो। डिजीनेस, हाँ तो ओके, नहीं नहीं नहीं, देखो बायोलॉजी को हम रिलेट करेंगे यहाँ पे तो थोड़ा टिपिकल रहेगा, बिकॉज आप ऐसी चीज देखो जो नॉन लिविंग है उसके बारे में आप हमें बात कर सकते हैं। लिविंग जो चीजें हैं वो अपना अपना बिहेवियर अपनाएंगी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, जैसे सपोज करो आप दो भाई एक कमरे में रहते हो। ठीक है, किसी को एसी ज्यादा पसंद है, किसी को एसी कम पसंद है। ठीक है, सो क्या आप ये कहेंगे कि भाई 25 डिग्री टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर एवरीवन, नो वी कांट से, बिकॉज हर एक का अपना अपना मन है। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी फिजिकल कंडीशंस हैं, हर एक का अपना अपना एज एन टेस्ट है, यू कैन से। ठीक है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिक्स। फिजिक्स में मतलब बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कि एक स्केल है, एक चीज है जिसमें आप हॉटनेस या कोल्डनेस को नापते हो। ठीक है, वो नापने का तरीका इज टेम्परेचर। ठीक है, जो डिजीनेस है दैट इज आर बायोलॉजी, कि मेरी बॉडी इज नॉट दैट मच अडेप्ट कि मैं ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकूं, वो मेरी दिक्कत है। ठीक है, उसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। क्लियर, ओके ऑल राइट, सो वी हैव दीज टू थिंग्स, फर्स्ट इज हीट जो कि है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इट इज, बोलो मैक्रो, ऊपर दूर से देखने में क्या आएगा, दिस इज द एनर्जी दैट फ्लोज। Macroscopically, if you say, it is the energy that flows from a body at higher temperature to a body at lower temperature. Microscopically, you will say, मतलब obviously no, हाँ, this is the kinetic energy of the molecules.
ठीक है, मॉलिक्यूल्स हों, आपके एटम्स हों और इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी टॉक अबाउट टेम्परेचर 3 स्केल्स, टेम्परेचर स्केल्स। अब ये क्या होता है? तो 3 स्केल होते हैं हमारे पास। एक होता है सेल्सियस स्केल, एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, अनदर वन इज केल्विन स्केल। केल्विन पे डिग्री नहीं आती, ध्यान रखिए, केल्विन स्केल, इस पर डिग्री नहीं आती, ठीक है। ओके, सो वी हैव सेल्सियस स्केल, वी हैव फ़ारेनहाइट स्केल, वी हैव केल्विन। तो इन पे क्या होता है, सेम टेम्परेचर लिमिट्स के अंदर इन पे हमने एक निशान लगा लिया, एंड देन नाउ वी कैन कन्वर्ट इट, किसी भी टेम्परेचर से किसी भी टेम्परेचर तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आता है? सो ओके, कभी बुखार होता है किसी को तो क्या बोलते हैं, कितना टेम्परेचर है? 102। हाँ, तो 97 डिग्री सेल्सियस नहीं होता वो। सेल्सियस पे तो, हाँ, सेल्सियस पे तो आदमी लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो 102 डिग्री बुखार बोलते हैं ना, वो 102 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अभी आपसे मैं वो निकलवाता हूँ, लाइक 37 डिग्री सेल्सियस इज आवर बॉडी टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मी हो, हमेशा इसी टेम्परेचर पे रहेंगी इंसान की, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। आप पूछो ये फिजिक्स में कहाँ से आएगी? फिजिक्स का कोई रिलेशन नहीं है इसमें, इट इज़ जस्ट अ बायोलॉजिकल फैक्ट, जो कि हम बस उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, केल्विन में कितना आएगा, ठीक है। सो इसकी अपर लिमिट मतलब बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर को अगर हम रेफरेंस मान लें, तो दिस इज माई 0 डिग्री सी, दिस इज माई 100 डिग्री सेल्सियस। Corresponding to these values on the Fahrenheit scale, we have 32 degree Fahrenheit and we have 212 degree Fahrenheit. Then we have 373.15 Kelvin and 273.15 Kelvin, ठीक है। तो अगर इन पे आपको कोई टेम्परेचर को नोट डाउन करना हो, सपोज यहाँ पे आपके पास एक रीडिंग आई है, से सम टी डिग्री सी। सिमिलरली इसी टेम्परेचर को आप फ़ारेनहाइट पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट विल बी टी डिग्री एफ, एंड केल्विन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस विल बी सिंपली टी के। ध्यान रखिए केल्विन पे दिल विद नो डिग्रीज, ठीक है। ओके, सो अब रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला जो हमारे पास है, दैट इज जिस भी टेम्परेचर पे आप नोट डाउन कर रहे हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं टेम्परेचर, सो विल राइट टी डिग्री सी माइनस द लोअर लिमिट, वो कितनी है 0 डिग्री सी, अपॉन अपर माइनस लोअर 100 डिग्री सी माइनस 0 डिग्री सी, ठीक है। सेम टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल विल बी गिवन बाय, जो भी आपका टेम्परेचर है से टी डिग्री एफ माइनस द लोअर लिमिट कितनी है 32 डिग्री। अब मैं बार बार एफ नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट 32 अपॉन अपर लिमिट इज 212 माइनस लोअर लिमिट। सो एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर माइनस लोअर लिमिट अपॉन अपर माइनस लोअर, कोई भी स्केल आएगा अब आपका यही रूल बनेगा, ठीक है। एंड इस पे बताइए क्या क्या आएगी, टी के माइनस माइनस 273.15 upon 100, 373.15 minus 273.15, it will be 100, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस, अगर सेल्सियस स्केल पे आप देख रहे हो तो 37 डिग्री आ रहा है टेम्परेचर आपका, तो अगर इसी को अगर आप फ़ारेनहाइट पे लिखोगे तो कितनी रीडिंग आएगी? तो आप क्या करोगे, इस टी की जगह आप उठा के रख दोगे 37 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टी एफ। जल्दी सोल्व करो, बताओ मुझे कितना आंसर आएगा।
प्रिसाइजली 98। आगे पूरा बताओ, ऐसे 98 तो नहीं आया, कुछ आगे डेसिमल में भी आएगा। सो विल से 37 माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 98.6। तो ये किस में आया? फ़ारेनहाइट में। तो जो आपको अगर कहते हैं बुखार हो गया तो टेम्परेचर आपका आता है 99, 100, 101 इस तरह से आता है, वो फ़ारेनहाइट में आता है। ठीक है, हाँ आगे ध्यान रहेगा। ओके, सो ये आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन सोल्व करिए कि एट व्हाट टेम्परेचर, राइट डाउन, एट व्हाट टेम्परेचर Celsius and Fahrenheit scale show the same reading? At what temperature Celsius and the Fahrenheit scale show the same reading? At what temperature Celsius and the Fahrenheit scale show the same reading? So this will be T minus 32 by 180. हाँ जी, 40 minus 40. Answer is minus 40 degree C is equals to minus 40 degree F. तो माइनस 40 डिग्री पे दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल स्केल बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, तो ये अब फैक्ट बार बार सोल्व नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि किस टेम्परेचर पे दोनों आपके सेम रीडिंग देते हैं, दैट इज एट माइनस 40। ठीक है, तो माइनस 40 डिग्री सी एंड माइनस 40 डिग्री एफ आर वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू, बिकॉज अगला टॉपिक, अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, आई विल टेक अनदर स्केल। मैंने अपने नाम का स्केल नया बना लिया, सो आई हैव अ न्यू चिराग स्केल एंड इस पे एक नंबर बोलो, गिव मी अ नंबर, कोई अच्छा बोलो यार, रैंडम नंबर बोलो। 5 डिग्री जी लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, एंड एक ऊपर नंबर बोलो कोई भी। 25 डिग्री जी। मैंने एक नया स्केल बनाया विच करस्पॉन्ड्स टू दीज टू वैल्यूज। ये अपर और लोअर लिमिट है स्केल की। आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस कोरस्पॉन्ड्स टू व्हाट टेम्परेचर ऑन माई स्केल, व्हाट डिग्री जी। करो, 1 मिनट आता हूँ मैं। 12.4। ओके, लेट्स सी। सो 37 डिग्री सेल्सियस हमें बताना है, तो 37 माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू सम टेम्परेचर ऑन माई स्केल टी डिग्री जी माइनस 5 अपॉन 25 माइनस 5 बिकम्स 20। ठीक है, so this becomes 5, so 37 is equals to 5t minus 25, इसको इधर ले जाइए, 37 प्लस 25 इज 5t, तो t कितना आ जाएगा, ये दिस बिकम्स 262 इज इक्वल्स टू 5t। हाँ ठीक है, सो t बिकम्स 62 by 5, कितना 12.4। तो समझ में आ गया। अब कोई भी स्केल दे रखा होगा रैंडमली, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि इस स्केल पे रीडिंग आई मेरी सपोज 17, इसकी अपर लिमिट बताओ, दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। 37 डिग्री सेल्सियस कोरस्पॉन्ड्स टू 17 डिग्रीज ऑन माई स्केल, जिसकी लोअर लिमिट आपको पता है, यू कैन फाइंड आउट द अपर लिमिट ऑल्सो, अपर लोअर व्हाटएवर यू कैन फाइंड आउट नाउ। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन के लिए हमें पहले आइडल गैस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें काइनेटिक थ्योरी का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है,
दैट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कब करनी पड़ेगी? अच्छा अभी, ओके ठीक है कोई बात नहीं। सो postulates, okay, let's discuss this. Okay, postulates of kinetic theory, so we'll be discussing it initially, बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं फिर, ठीक है। सो postulates of kinetic theory अगेन क्या होता है ना, जैसे हमने जब भी लॉज ऑफ मोशन पढ़े तो हमने बोल दिया था भाई, अपने बिना सोचे कि ये जो सरफेस है दिस इज फ्रिक्शनलेस। असल में फ्रिक्शन तो ऐसे थोड़ी है कि फ्रिक्शन हम हटा सकते हैं कहीं से भी, फ्रिक्शन हमेशा रहेगी कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बट हम स्टिल बोल देते हैं कि दीज आर फ्रिक्शनलेस, सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, ऑल द स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल, मासलेस भी है, मासलेस स्ट्रिंग थोड़ी हो सकता है, बट स्टिल वी से तो सेम चीज आइडियल चीजों के लिए, मतलब चीजों को आसान करने के लिए वी से वी हैव मेड सम assumptions, और जो गैसेस वो assumptions को फॉलो कर लेती हैं उनको हम बोलते हैं आइडियल गैसेस। आइडियल मतलब वही परफेक्ट वाली चीज, परफेक्ट गैसेस, ठीक है। जो गैसेस इन पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करेंगी दोज विल बी नोन एज रियल गैसेस, जो मतलब प्रैक्टिकल गैसेस जो होती हैं, रियल गैस, एक रियल गैस एक आइडियल गैस, ठीक है। सो पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। वैसे काइनेटिक थ्योरी का केटीजी चैप्टर का पार्ट है, बट स्टिल वी हैव टू डिस्कस इट बिकॉज अभी इक्वेशन आने वाली है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। सो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, पहला पोस्टुलेट क्या है? इट सेज a gas is composed of, it states a gas is composed of, a gas is composed of a large number of, composed of a large number of identical molecules, ठीक है। जो भी गैस आप बात कर रहे हो दैट शुड बी कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल, वर्ड पे स्ट्रेस देना है, ठीक है। पार्टिकल, हाँ जी, होमोजेनस गैस, हाँ यू कैन से, ठीक है। सो अ गैस विल बी कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर आइडेंटिकल इन नेचर, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट आपका है, तो इसमें जो स्ट्रेस देने वाला पॉइंट है दैट इज आइडेंटिकल आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट वो क्या कहता है? इट सेज दैट दीज मॉलिक्यूल्स विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इट सेज these molecules are in a state of random motion, ठीक है। सो यहां से हमारा जो कीवर्ड निकल के आता है दैट इज रैंडम मोशन होता है इनके बीच में, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट, जब ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कोलिजन भी होंगी, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ, मतलब while in the state of random motion they undergo a large number of collisions also, so they undergo random collisions। अभी तक के जो टॉपिक्स है दीज वर स्लाइटली कि भाई हाँ ऐसा होता है, बट अब जो टॉपिक, अब जो पोस्टुलेट्स आएंगे दे विल डिसाइड, और दिस विल एक्चुअली आपके दिमाग में पिक्चर बननी स्टार्ट होगी अब कि असल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहली चीज आइडेंटिकल होंगे, सेकंड चीज रैंडम मोशन में होंगे, तीसरी चीज इनमें रैंडम कोलिजन होती रहती है, हाँ ठीक है, रैंडम कोलिजन होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो हमने वर्क पावर एनर्जी में भी पढ़ा है दैट दीज कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। तो जब हमने मतलब जब आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हो उसमें आता है कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर कोलिजन्स होती हैं, दीज आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। तो जो भी एटॉमिक लेवल पे कोलिजन्स हैं दीज विल बी इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। फिफ्थ, मतलब आप देखो इन कुछ पॉइंट्स को आप क्लब भी कर सकते हो रैंडम मोशन और रैंडम कोलिजन को, बट मतलब आई वांटेड कि इन पे स्ट्रेस दिया जाए, ठीक है। आइडेंटिकल, मतलब ये पोजीशन वगैरह फिर आपने वापस उसी स्टेट पे आ गया, उसी पोजीशन पे आ, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कंजर्व्ड। अच्छा,
हाँ कंजर्वेटिव वाली चीज, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होती है जो भी इनके बीच में होगी, जब ये दीवार से टकराएंगे तब भी इलास्टिक कोलिजन ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा इनकी इनकी वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। सो विल से द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो साइज होगा, डायमीटर होगा, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल is very small or negligible as compared to, the size of the molecule is negligible or very small as compared to the distance between any two molecules, दो molecules के जितना distance है, size of the molecule उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ये वेसल है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे, और ये जब पॉइंट साइज है तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, ये कहना चाह रहे हैं कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। नाउ यू कैन रिलेट कि गैस है तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी बहुत कम होगी, तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, और यू कैन से पॉइंट साइज मॉलिक्यूल्स हमारे पास। मतलब इन इन थ्योरीज को, इन पोस्टुलेट्स को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लाइक इन सम बुक्स दे में राइट इसी पॉइंट को कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, इसको लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, जिस भी कंटेनर में है वो सेम पॉइंट है, मतलब उसका सेम है, ठीक है। कि एक मॉलिक्यूल आपका ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे है, ठीक है, एंड यही इनकी डायमेंशन है, छोटे इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, लगभग 1 या 2 mm, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल की डायमेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहीं से आप बोल सकते हो कि जो भी इसकी वॉल्यूम आएगी दैट इज कंपेयर, दिस इज वेरी स्मॉल, या फिर जितनी भी सभी मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम आएगी दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द वेसल। बेसिकली व्हाट दे वांट टू से इज बीच में खाली जगह बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो यहाँ पे बात करते हैं हम वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन वी हैव द 6th पॉइंट, there is no interaction between molecules except for other than collisions, कोलिजन होने के बाद और दूसरी कोलिजन होने से पहले इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। दिस इज आवर पोस्टुलेट, मतलब ये हम बोलते हैं जो गैसेस ये चीज फॉलो करेंगी दोज विल बी नोन एज आइडियल गैसेस, ठीक है। अच्छा ये चीज ऐसा नहीं है कि इनमें इंटरेक्शन हो नहीं रही होगी, अगर मान लो ये चीज हो रही हो हमें कि भाई हमें लग रहा हो कि यार इंटरेक्शन तो हो रही है, अब इसको आइडियल गैस कैसे बनाऊं, तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ा दो कि जो इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आनी थी वो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाए, ठीक है। हाँ मतलब क्राइटेरिया यही है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाउ एट व्हाट कंडीशंस रियल गैसेस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, तो हम क्या बोलेंगे, भाई पहली चीज हमें चाहिए उसकी वॉल्यूम बहुत कम होनी चाहिए आइडियल गैस की, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल बहुत दूर होना चाहिए, सो बेसिकली व्हाट वी से इज इसका प्रेशर बहुत कम कर दो गैस का, रियल गैस अगर आपके पास है उसका प्रेशर कम कर दोगे अगर, तो इट विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। प्रेशर कम करने से क्या होगा, दो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर हो जाएंगे मतलब इट इज अप्रोचिंग आवर पोस्टुलेट्स, ठीक है। सेकंड जो चीज है दैट इज इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब इनके मतलब एक दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ इट हियर, दो मॉलिक्यूल हैं, एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से टकरा के फिर इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस टकराने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में जो इंटरेक्शन अगर होती भी है तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी आपकी दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू जितनी यहाँ से यहाँ तक जाने में काइनेटिक एनर्जी आपकी है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी से इज इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो, ठीक है। सो एट व्हाट कंडीशंस विल रियल गैस स्टार्ट टू बिहेव लाइक आइडियल गैस, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। सो इन दो कंडीशंस पे आपकी रियल गैस विल स्टार्ट टू बिहेव लाइक आइडियल गैसेस, ठीक है। ओके चलिए बाकी अब अपना मतलब ये टॉपिक थोड़ा पढ़ लेना,
आपका बाकी टाइम हो रहा है, तो विल हैव अनदर क्लास ऑन थर्सडे। ठीक है, ओके सर। बाय।